हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का ये चैप्टर है 13 नंबर, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, एक्चुअली हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके आसपास का जो सराउंडिंग में जो भी चीजें पाई जाएंगी वो सब उसके लिए क्या होंगी, इन्वायरमेंट होंगी। इसमें आप एक चीज बताओ, मान लो कि आप ह्यूमन बीइंग ही है एक, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के आसपास एनिमल्स भी पाए जाते हैं, प्लांट्स भी पाए जाते हैं, सॉइल भी पाया जाता है, ठीक है, वाटर भी पाया जाता है, एयर भी पाया जाता है। तो अगर आप देखो इसमें कि लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट क्या थे, कॉन्स्टिट्यूट थे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वही उसी से फॉर्मेशन होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट का। किसका, इन्वायरमेंट का। ठीक है, इसमें आपका फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स काम करते हैं। फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे कैसे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, उनके इंटरेक्शंस पढ़ेंगे और किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं फर्स्टली इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट क्या क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिंपल सी बात है कि सारे ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या ह्यूमन बीइंग हो गए, एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर। और ये क्या करे, एक मेंटेन करे बैलेंस को। ठीक है, तो जब भी किसी एरिया के सारे फिजिकल कंपोनेंट या नॉन लिविंग बीइंग, या आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वाइंड हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या हो गया, आपके सारे लिविंग बींग्स हो गए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये सभी जब आपका एक साथ आते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखो इकोसिस्टम ही जो क्या होता है, इकोसिस्टम ही पार्ट है किसका, इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का एक तरीके से हम पार्ट कह सकते हैं किसको, इकोसिस्टम को। तो अब इसके बाद कहते हैं व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, यानी सिंपल से एक एग्जांपल यहाँ पे लिया भी गया है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सिंपल से एक एग्जांपल है कि एक गार्डन में अगर आप जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाएंगे, ग्रास, ट्री, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होंगे लाइक रोज होगा, जैस्मिन होगा, सनफ्लावर होगा, है ना। एनिमल्स होंगे लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स होंगे। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अदर एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो यार सीधी सी बात है कि गार्डन एक तरीके से किसका काम कर रहा है, इकोसिस्टम का काम कर रहा है। और इकोसिस्टम, ठीक है, तो अब इकोसिस्टम कई तरह के होते हैं। फॉरेस्ट भी आपका एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स भी आपका एक इकोसिस्टम है, लेक भी आपका इकोसिस्टम है। ठीक है, ये सारी चीजें भी होती है और ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बनाए जाते हैं। ठीक, बेसिकली अब इकोसिस्टम के बारे में पढ़े तो दो चीजें हैं, अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में आपके क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल, ठीक है, सॉइल, ठीक है, वाटर। अबायोटिक फैक्टर में आपके लिविंग बींग्स आ गए, क्या आ गए, लिविंग बींग्स आ गए। ठीक है, अब लिविंग बींग्स में तीन तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो क्या होते हैं आपके, प्रोड्यूस करते हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। अब कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, जो तीन तरह के पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हर्बीवोरस, जो सिर्फ क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और हर्बीवोरस, अब जो हर्बीवोरस को कौन खाता है, तो वो होता है प्राइमरी कॉर्निवोरस। ठीक है, और प्राइमरी कॉर्निवोरस को कौन खाता है, सेकेंडरी। जैसे अगर बात करें हर्बीवोरस को कौन खाता है, इस हर्बीवोरस में ये हो गया, ग्रास हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ग्रास। ये आपका डियर हो गया, क्या हो गया, डियर हो गया। इसको हम, जब हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हार्बीवोरस हो गया आपका, डियर भी हो गया ये, जिसने क्या किया, प्रोड्यूसर को खाया। किसको खाया, डियर प्रोड्यूसर को खाया। और डियर को किसने खा लिया, मान लो आ, कोई वाइल्ड एनिमल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लो। और जो सेकेंडरी होगा वो आपका क्या होगा, आपका लायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लायन हो जाएगा। तो इस तरीके से रन करता है। ठीक है, तो हर्बीवरस किसको खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा। किसको खाएगा, प्रोड्यूसर को। और प्राइमरी से फिर क्या होगा, प्राइमरी हर्बीवरस को कौन खाएगा, प्राइमरी कॉर्निवोरस खाएगा। कौन खाएगा, प्राइमरी कॉर्निवोरस खाएगा। प्राइमरी कॉर्निवोरस को कौन खाएगा, आपका टर्शरी कॉर्निवोरस खाएगा। ठीक है, तो ये केस आ जाता है।
तो हमने बात करी कि जो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस से क्या होते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक, यानी ठीक है, खुद से प्रोड्यूसर। ठीक, हार्बीवरस कौन होते हैं, जो इनको खाते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर्स तीन तरह के, हार्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड पैरासाइट्स। अब डिकम्पोजर की बात करें तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि डिकम्पोजर भी था। डिकम्पोजर की अगर हम बात करें तो जैसे फंगाई एंड बैक्टीरिया हो गए क्या हो गए, फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये एक्चुअली डेड प्लांट्स को ना, डेड प्लांट्स, एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते हैं, सिंपलर वन में बनाते हैं। किसमें, सिंपलर वन में बनाते हैं। तो एक्चुअली डिकम्पोजर का काम ही होता है कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से डिकम्पोजर हेल्प करता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का एक तरीके से क्या करना, रेन्यू करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रेन्यू करने का काम करते हैं। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेप्टोट्रॉप्स भी कहा जाता है, और इनको रेड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तरीके से ब्रेक करते हैं ना, रेड्यूस करते हैं। किसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर वन में रेड्यूस करते हैं। दैट्स वाई इनको रेड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है डिकम्पोजर का, यार सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, कि क्या करता है, वेस्ट और डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स को ना डिस्पोज करता है। क्या करता है, डिस्पोज करता है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक, तो जब करेगा तो भाई सीधी सी बात है कि इन्वायरमेंट क्या होगा, क्लीन होगा। क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, क्लीन होगा, और स्पेस क्रिएट होगा न्यू जनरेशन के लिए। डिकम्पोजर इवन रिलीज करते हैं मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स ट्रैप्ड इन ऑर्गेनिक मैटर। जब वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ना, तो एक तरीके से वो मिनरल्स की रिलीज करते हैं, और अदर रॉ मटेरियल्स भी डेवलप करते हैं, जिसको पिक किया था प्लांट के थ्रू। किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, जिससे कि उनकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, मेंटेन रहती है। क्या रहती है, मेंटेन रहती है। डिकम्पोजर प्रोड्यूस करता है सम एसिड, जो कि सॉल्युबलाइजेशन ऑफ सम मिनरल्स को सॉल्युबल होने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करता है। डिकम्पोज और क्या काम करता है, रिसाइकलिंग द मटेरियल इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, मटेरियल को क्या करेगा, ये रिसाइकल करेगा, सो दैट the process of life may go on like an unending chain। तो एक तरीके से काम क्या हो, रिसाइकल होता रहे, रेन्यू होता रहे, जिससे कि एक अनएंडिंग चैन लाइफ चलती रहे। ठीक है, तो डिकम्पोजर का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसको कि हमने क्या कहा, अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करी थी। किसकी बात करी थी, अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करी थी। वही है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर। ये सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को। लाइक क्या आप देखोगे, सुंदरबन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्या ये आपको बंगाल टाइगर आपको हिमालय में पाया जाएगा, नहीं ना। तो ये इसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या रीजन है, क्लाइमेटिक है। या पोलर बियर हो गए, पोलर बियर है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मान लो ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका और आर्कटिक, आर्कटिक में तो अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं बेसिकली। तो अंटार्कटिका में अगर ये पाए जा रहे हैं, तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये इंडिया में पाए जा सकते हैं, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या वो टेम्परेचर, वो सनलाइट या मॉइस्चर, रेनफॉल, वो सारी चीजें नहीं है। तो डिफरेंट फैक्टर्स, बड़े क्लाइमेटिक फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है, तो भाई इकोसिस्टम एक तरीके से ना, सोलर एंड अवेलेबल सोलर एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इकोसिस्टम ट्रैप द सेम। यानी सिंपल सी बात है कि एक तरीके से इकोसिस्टम में नॉलेज प्रोवाइड करता है, वेब ऑफ इंटरेक्शन, इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पॉपुलेशन एज वेल एज बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द अबायोटिक इन्वायरमेंट। मतलब एक तो डिफरेंट स्पेसिस के बीच की बात कर देता है। ठीक है, डिफरेंट स्पेसिस की बात कर देता है, डिफरेंट स्पेसिस के बीच में, और फिर अलग अलग जो स्पेसिस के पॉपुलेशन उनके बीच में, एंड उन स्पेसिस और इन्वायरमेंट के बीच में, अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटर रिलेशन है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है। उससे ही क्या है, यही हमारा इकोसिस्टम का फंक्शन होता है। इवन ये हेल्प करता है ह्यूमन बींग को कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में जानने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को पॉल्यूशन से, और किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करेंगे, इनपुट्स
डिफरेंट इनपुट्स डालकर, ठीक है। इकोसिस्टम क्या करता है, टू प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो कराता है। एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट, जैसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल हो गया आपका, आपका आपका वाटर साइकिल हो गया, ठीक है, ये आपका सल्फर साइकिल हो गया, ये सारे एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट कराए जाते हैं, ठीक। तो ये दिस एनर्जी फ्लो इन यूनिट डायरेक्शन व्हाइल द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिक। जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है ना वो साइक्लिक होता है, लेकिन जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जब आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी रेड्यूस ही होती जाएगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं फूड चेन एंड वेब की। देखो फूड चेन ना एक तरीके से सिंपल सा ट्रॉपिक लेवल होता है। जैसे आप देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये एक तरीके से क्या है, ये सिंपल सा फूड चेन है। क्या है, फूड चेन है। मतलब आपको देखो प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन, डियर, डियर को कौन, आपका टाइगर लायन। यहाँ पे आप देखो, ये देख रहे हो आप, ये एक तरह से ईच स्टेप्स लेवल है, जिसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, जो खुद भोजन बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक। इनका काम क्या होता है, जो सोलर एनर्जी लेकर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी लेकर उसका यूज करते हैं, और वही एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर सेकंड लेवल से लेकर थर्ड लेवल तक जाती है, ठीक है। तो हर्बीवोरस एक तरीके से क्या होते हैं, आपके हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड एंड लार्जर कार्निवोरस क्या होते हैं आपके, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का केस आ जाता है, ठीक है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का केस आ जाता है। तो ये चीजें होती है फूड चेन में। सिंपल सी बात है, सिंगल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जिसको कि हम जैसे आप देखो प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। अब ये होता कैसे है कि जब भी मान लो कि जो फूड वी ईट एक्ट एज फूड प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क। मतलब जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उसका क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि जब वो खाते हैं तो वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। क्या करता है, एनर्जी हमें देता है काम करने के लिए, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू सिस्टम टू अनदर, ठीक है। इस तरीके से काम करता है कि इंटरेक्शन जो होता है वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में, ये यहाँ से फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। अब होता क्या है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है सनलाइट के रूप में। वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ट्रैप करते हैं किसको, सनलाइट को। और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर ये केमिकल एनर्जी से क्या करते हैं, धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, ठीक है। और यही जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो लास्ट किसके पास जाता है, डिकम्पोजर तक जाता है। कहाँ तक जाता है, डिकम्पोजर तक जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज टू अनदर, सम एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस कर जाएगी, जिसको कि हम फिर से यूज नहीं कर सकते। और फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन कंपोनेंट्स होती है, वो होती है कितनी, आपकी टोटल 10% ऑफ द फूड एवरेज। 10% ऑफ फूड क्या होगा, ऊपर जो एनर्जी होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे आप देखो ग्रीन प्लांट ना जनरली जो सनलाइट कैप्चर करता है वो 1% करता है। कितना करता है, 1% करता है, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फूड एनर्जी में। और फिर जब ये ऊपर की तरफ जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, तो जो एनर्जी है ना 10% ऑफ द फूड ही ऊपर जाती है। कहाँ जाती है, 10% ऑफ, दैट मीन्स मान लो कि अगर 100 है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एवरेज ऑफ 10% फूड इज टर्न इनटू इट्स ऑन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना। सॉरी, 10% ही वो क्या होता है अपनी बॉडी के लिए यूज कर पाता है, बाकी कहाँ पे चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे मान लो कि इसके पास 100 है, इसने 10% अपना यूज कर लिया, तो ये कितना गया, इसके पास 90 गया। इसने कितना यूज कर लिया, 9 यूज कर लिया, है ना। इसके पास कितना गया, 81 गया। ऐसे करके क्या हो रहा है, जो एनर्जी हो रही है वो 10% कम होती चली आ रही है। कितनी होती जा रही है, 10% कम होती चली, क्योंकि 10% उसने खुद के लिए यूज कर लिया। किसके लिए यूज कर लिया, खुद के लिए यूज कर लिया, ठीक है। at each step and reach the next level of consumer. So the latent energy is available for the next level of consumer. Food chain generally consists only 3 or 4 step. Food chain generally consist होती है 3 या 4 स्टेप की। तो उसमें क्या होता है कि जो लॉस और एनर्जी होती है वो ट्रॉफिक, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक आते आते बहुत ही कम एनर्जी बचती है उसके पास। लेकिन जब यही चीज हम किसके लिए कर देते हैं, फूड वेव के केस आ जाएगा। किसका केस आ जाएगा, फूड वेव का केस आ जाएगा।
देन फिर वहां पे आपका क्या होगा, ये आपका देखो ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, ये आपका फूड चेन का केस आ जाता है। सनलाइट प्रोड्यूसर हर्बीवोरस कार्निवोरस एंड टॉप कार्निवोरस। ये देखो आप, ये आपका क्या है, फूड वेव है, क्या है, फूड वेव है, ठीक। इस तरीके से देखो आप, ये क्या एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो अभी एक चीज समझो कि फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन की वजह से क्या लॉस होता है वो हम थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी आप जानते होगे कि फार्मर्स क्या करते हैं अपने खेतों में, ये लैंड है ठीक है, इसमें पेस्टिसाइड्स छोड़ते हैं, ठीक है। अब पेस्टिसाइड्स क्या होता है, वॉश्ड आउट होकर या तो वाटर बॉडीज में जाता है या फिर वो लैंड उसको कैप्चर कर लेते हैं। लैंड के साथ साथ फिर वो जो उस पर क्रॉप्स ग्रो कराई जाती है, ठीक है, वो क्रॉप्स के थ्रू हमारे फूड या राइस में आता है, एंड फूड या राइस या अदर क्रॉप्स के अंदर आता है, और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, क्या करता है, बॉडी के अंदर आता है। ये डिग्रेड नहीं हो रहा होता, ये डिग्रेड नहीं हो रहा होता, और जब डिग्रेड नहीं होता जाएगा हमारी बॉडी में क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, क्या होता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और इसी एक्यूमुलेशन को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये इवन इजीली रिमूव बाय वॉशिंग अदर मीन से साफ नहीं किया जा सकता। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, तो भाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या उसको एकदम न्यूट्रल करना पड़ेगा, उसका यूज नहीं करना पड़ेगा। ये केसेस आएंगे। किस तरीके से जो हमारी एक्टिविटी है वो अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। जैसे हम ओजोन लेयर का केस लेके चले, देखो ओजोन लेयर क्या है ना, कि जी आप अगर ये उसमें ट्रोपोस्फेयर के पास, ट्रोपोस्फेयर में है, ठीक है, अपर लेयर, मतलब एक तरीके से आप इन्वायरमेंट आपका जो एटमोस्फेयर है उसका अपर पार्ट है ना, वहां पे अगर ओजोन लेयर है, O3 ऑक्सीजन ओजोन है, ठीक है, ओजोन गैस है, तो ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। क्या करता है, क्योंकि ये कैसे अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता है, किससे बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर यही ओजोन का जो लेयर है ये हमारे एटमोस्फेयर में आ जाए, मतलब हमारे नियर, जो आपका नियर द एटमोस्फेयर आ जाए, मतलब हमारे आसपास आ जाए, सराउंडिंग में आ जाए, ठीक है, उसका लेवल जो जो लोअर एटमोस्फेयर में आ जाए, ठीक है, किस में आ जाए, लोअर एटमोस्फेयर में आ जाए। अगर जब ये लोअर एटमोस्फेयर में आ जाएगा तो ये फिर हमारे लिए क्या टॉक्सिक हो जाता है, क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो यही केस है कि जब O2 है, अभी होता है कैसे कि जब ये हमारे लेयर में आ जाएगा, लोअर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर पे आ जाएगा, तो क्या होगा कि जब O2 क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रे नीचे आएंगी, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, किसको ब्रेक कर देंगे, प्लस O प्लस। तो ये तो एक्चुअली ओजोन बनाना होता है, क्या होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है अपर यानी ट्रोपोस्फेयर में, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। अब यही जब ये हमारे लेवल में आ जाता है, मतलब यही चीज जब हमारे वहां पे बनने लगता है, किसमें, लोअर एटमोस्फेयर पे, किसमें, लोअर एटमोस्फेयर में, लोअर एटमोस्फेयर पे, तो ये हमारे लिए क्या करता है, नुकसान करता है, क्या करता है, नुकसान करता है। और देखो अब ये होता है कैसे, तो फिर अल्ट्रावायलेट रे हमारे एटमोस्फेयर में सरफेस में एटमोस्फेयर में घुस कैसे गया भैया, क्योंकि ऊपरी लेयर पे ना जो ओजोन लेयर है वो वीक होने लगता है, क्या होता है, वीक होता है। और वीक कैसे होता है, वो एक्चुअली वीक होता है हमारी वजह से, हम क्योंकि हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अब पॉल्यूशन में क्रिएट कौन सा वो गैस है जिसकी वजह से ज्यादा होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है, ओजोन लेयर को वीक वीक करता है, क्या करता है, वीक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, होल होगा। और जब होल होगा तो अल्ट्रावायलेट रेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एंट्री कर जाएंगे। और जब ये डायरेक्ट करेंगे तो वो ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे, O2 के फॉर्म में जनरली ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे। अगर एक ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो O प्लस O में होगा, ये क्या करेगा, अदर ऑक्सीजन के साथ, अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएगा। तो ये फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि 1987 यूएनपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या किया, CFC प्रोडक्शन को 1986 लेवल पे फ्रीज कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होंगी वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या कर देंगी, नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो अब वो नहीं बना सकते थे, मतलब CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाना है, मतलब आपको CFC का यूज नहीं करना। तो आपकी अब HCFC का यूज होता है, किसका यूज होता है, HCFC का, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैनेजिंग द गैर्बेज वी प्रोड्यूस, अब कैसे हम मैनेज करते हैं, देखो इंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, इंजाइम्स होते हैं कुछ जो स्पेसिफिक एक्शंस करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, एक तरीके से मेटाबॉलिज्म को करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोल खा लो, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कोल डायरेक्ट खा लो, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोल को हमारे जो इंजाइम्स, हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स है
वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या फिर प्लास्टिक्स होते हैं जो एटमोस्फेयर में होते हैं, उसको एक्शन ऑफ बैक्टीरिया या अदर सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो ब्रेक नहीं कर पाते, और जब ब्रेक नहीं कर पाते तो वो फिर क्या करते हैं, एक तरीके से मेंटेन रहता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही, हमारे एटमोस्फेयर, हमारे सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इन सब के लिए क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर काम करते हैं। ठीक है। एम्बिट कंडीशन दी जाती है जिससे कि ये क्या कर पाए, एक तरीके से ये ब्रेक हो। अगर ये कंडीशन ना दी गई, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो ब्रेक ही नहीं होता, तो फिर इसको कैसे किया जाए, तो इसको रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। किस तरीके से, रिसाइकल करके। ठीक है। तो यही कह रहा है कि सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हो जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्लास्टिक अगर आप केस ले लो तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन कोल का आप केस ले लो, कोल ब्रेक हो जाता है। तो कोल जो ब्रेक हो जा रहा है वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। और जो नहीं ब्रेक हो पाया बायोलॉजिकल प्रोसेस से, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ठीक है, इन सब के प्रोसेस की वजह से अगर वो ब्रेक कर पा रहा है तो बायोडिग्रेडेबल हुआ, और अगर नहीं कर पा रहा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ। ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, एक तरीके से लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, और जब लॉन्ग टाइम तक रहेंगे तो हमारे इकोसिस्टम को लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, हार्म करेंगे, लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, हार्म करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, एंड इस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ को, वेस्ट मटेरियल का क्या करके, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है ना उसको हम जनरेट करें, रिसाइकल करके। ठीक है। रिसाइकल करके, और एक सस्टेनेबल यूज ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक। जिससे कि हम इजिली हम कर पाए। ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, एंड हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, रिसाइकल करके, सस्टेनेबल यूज करके। सस्टेनेबल यूज मतलब समझ रहे हो ना, जितनी हमारी नीड है उसको फुलफिल कर पाए, और फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। प्रोटेक्ट करें, एक तरीके से मैनेजमेंट करना, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट के हैं। ठीक है। यानी अगर वो रेन्यूएबल भी है तो एक लॉन्ग प्रोसेस लगता है, दैट में इसीलिए कहते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट का है। अब उसका एक बैलेंस तरीके से मैनेजमेंट करना ही उसको सस्टेनेबल यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल यूज कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक्स टू ऑल।